और दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। जैसे ऐसे ही कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। चित्र एक को देखें। जनजातीय नृत्य संताल चित्र खरा देखो देखो। इस उपद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों, कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समय संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों, मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोकर में जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्कर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्कर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ठीक है, अकबर ने मनसबदार किसको बनाया था? कमाल खान गक्कर को। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा है और अरगुन मानचित्र एक देखो। प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र, ये देखो, ये गक्कर है, ये बलूची, ये खोकर, ये जंजुहा, ये लंगा है, ये अरगुन। अभी आया था लंगा है, अरगुन। समास: भील, कोली, जाटवास, चेर, ओरोन, सताल, मुंडा, कोच, अहोम, खासी, काचरीस, नागा, गोंड, बेगस, गोंडवाना, खोंड, भील, काली, कोली, काटकारिस, कोयास, बेराद, कोरागा, बादागस, वेतर, मारवाड़। ठीक है, कुल
कुल क्या था? परिवार या ग्रोह के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और एवं शक्तिशाली जनजाति भी थी, बलोच। कौन? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। हमने जाना कुल में हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। क्या रहती थी हिमालय में? पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, कौन? मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। बिलू की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेती और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी बिलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये देखो चित्र 2 देखो, रात में भी लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। देखो खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशु चारों उत्पादों पर निर्भर था। वे खेती और गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ ही खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते सामानों खरीद फरोख्त करते थे। ये देखते हैं चित्र 3 देखते हैं। देखो चित्र 3 क्या कह रहा है? घुमंतु व्यापारिक श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करते हुए उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी इन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। देखो ये देखते हैं खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या है। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ, वृंद मतलब समूह है, चारागाहों से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्हें पिछले साल दौरा किया था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 पढ़ा था हमने। बंजारों का एक इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। किसने कहा? कौन कह रहा है? जहांगीर। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ढुलाई का काम करते थे। किसी भी साल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारे देखते हैं बंजारों के बारे में क्या है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। कौन? पीटर मंडी। कौन है? अंग्रेज व्यापारी। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं, चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन बारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं।
गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं। जहाँ वह महंगा है वहाँ से वे फिर जैसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक के लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर यह सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। चित्र 4 देखो। कांस्य मगरमच्छ कुटिया कौन जनजाति उड़ीसा। देखो कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों को काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों को दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकार और शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। चित्र 5 देखो। गोंड महिला। स्थानांतरित कृषि क्या है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। नजदीक से एक नज़र। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर खेती करना अर्थात जगह बदल खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास
अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्य के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। चित्र 6 देखो। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश। ये देखो नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति का है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। हमने मैप में देखा था। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नई राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोच जहाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और उसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। मानचित्र 3 देखो। पूर्वी भारत की जनजाति है। ये पूर्वी भारत की जनजाति है। 7 सिस्टर। ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है। ये अपनी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश, ये अपना भारत, ये डफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजातियाँ, काचरीस, गारो खासी जनजातियाँ, जयंतियाँ पहाड़ियों का नाम है। ये कोच, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाए। जो जबरन काम लिया जाता था उसको क्या कहा गया? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था।
इस प्रकार अहोम को कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते थे प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण का अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा। कुलों के विभाजित वर्ग को क्या कहा? खेल। जबरन श्रम को पाइक। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। ठीक है। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। चित्र 7 देखो, कान के आभूषण। कबोई नागा जनजाति मणिपुरी है। देखो कान के आभूषण। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते, लेकिन 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुदान किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वन आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों में सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विशेष राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्होंने बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाभ खड़ा किया। मंगोल अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढे। मंगोलिया मतलब एशिया महाद्वीप का एक देश है मंगोलिया, जैसे चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ऐसे मंगोलिया भी है एक। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी, थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1200 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में उसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेल बिठाइए। क्या? निम्नलिखित में मेल बिठाइए। तो देखो, गढ़ क्या आएगा? 84। ठीक है। टांडा आएगा कारवां। श्रमिक क्या आएगा? पाइक, मतलब जबरन जो श्रमिक करवाया जाता था उसको पाइक। कुल क्या था? खेल। शिव सिंह क्या था? अहोम राज्य। दुर्गावती गढ़कटंगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है। फर्स्ट है, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां डैश कहलाती। क्या कहलाती थी? श्रेणियां। ठीक है। सेकंड है, डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। क्या थी? बुरंजी, हमने देखा था बुरंजी। ठीक है। ग है, डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा ने 70,000 गांव थे। क्या? किसने किया? अकबरनामा ने, अकबरनामा में। ठीक है। नेक्स्ट है, ग
बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि अनुदान दिए। तो फर्स्ट डैश में क्या आएगा, मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। ठीक है, क्या बनवाए, मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को दान दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। तो क्या है, जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। हाँ, हमने देखा था मौखिक, ये सही है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था, ये तो गलत हो गया। ठीक है, गौड़ राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। नहीं, ये गलत है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, ये भी गलत है। ठीक है, अपना फोर्थ क्वेश्चन है, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। हमने देखा था खानाबदोश पशुचारक खेतिहर गृहस्थों से अनाज, बर्तन, कपड़े और ऐसी चीज़ों के लिए घी, ऊन इत्यादि का विनिमय करते थे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। हमने देखा था अहोम राज्य की जनगणना के बाद प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पायक, जो एक प्रकार के दास होते, जो जबरन श्रमिक होते थे, भेजने वाले होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस तरह अहोम कुल टूट गए। ठीक है, इसके बाद 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन संगठित होता गया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन अपना, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आए। आवश्यकताओं ने कई पेशेवर लोगों को जातियों में विभाजित कर दिया। अब वर्ण से ज़्यादा जाति से समाज की पहचान होने लगी। ब्राह्मणों ने समाज को वर्ण के अनुसार बड़े हिस्सों में विभाजित किया था। उनके नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं ने स्वीकार किए और इस परिवर्तन से ऊंचे और नीचे तथा अमीर गरीब के बीच दूरियां बढ़ गई। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन अपना, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। कुछ जनजातियों के कुल को जो वंश परंपरा में आते थे वह राजपूत मान लिए गए और कुछ जनजातियों ने कृषि वाले क्षेत्रों पर शासकों की जगह ले ली। ब्राह्मणों के समर्थन से कुछ जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। जनजातियों ने पूरे साम्राज्य का निर्माण कर लिया, जिसमें प्रमुख उदाहरण गौंड और अहोम जनजातियां हैं। एक राज्य के रूप में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगलों से विद्रोह भी किया था। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आगे बड़े क्वेश्चन है, इनको सोल्व। तो अपना वीडियो 27 मिनट का हो गया है, तो ज़्यादा करेंगे तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर भी सोल्व किए और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।